नमस्कार। कार्यक्रम खास मुलाकात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ख़ास मुलाकात में हमारे साथ जो ख़ास मेहमान हैं उनकी पर्सनैलिटी इतनी ज़बरदस्त है कि उसके लिए शब्द ढूंढना कठिन होता है। अगर मैं उनको कहूं कि पॉलिटिशियन टर्न्ड संत हैं वो, या संत टर्न्ड पॉलिटिशियन हैं, तो दोनों के बीच में कहीं मुझे खड़ा होना पड़ता है। ऐसा नहीं है, उनके जीवन में एग्रेशन रहा है, लेकिन उन्होंने हर चीज़ को बहुत नियंत्रित करने की शैली में आगे बढ़ने की कोशिश जीवन में हमेशा की है। एक विनम्र मुस्कान और पार्टी लाइन पर बिल्कुल अडिग शैली में भीष्म प्रतिज्ञा के साथ आगे बढ़ना उनकी शैली रही है। और यही वजह है कि वो कभी इसके लिए आतुर व्यग्र नज़र नहीं आए हैं कि उनको मिला क्या है, बल्कि उनकी शैली ये दिखती है कि मेरे भीतर जो कुछ भी है विनम्रता से मुझसे क्या हासिल, जन सेवा और पॉलिटिकल इस जर्नी में मुझसे क्या लिया जा सकता है। और छत्तीसगढ़ की राजनीति इस मामले में मिसाल है कि जय और वीरू की जोड़ी जो कही गई, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव जी जो हेल्थ मिनिस्टर वहाँ के हैं, इन दोनों की जोड़ी ने कभी अपनी अपनी सीमाओं का अतिक्रमण नहीं किया। जीवन में कई ऐसे लम्हे आते हैं जब आपके बीच में, मैं ये नहीं कहूँगा कि कुछ विचारों का अंतर ज़रूर होता है, लेकिन उस अंतर को जिस डिग्निटी से इन दोनों नेताओं ने, और टीएस सिंहदेव जी की अगर मैं बात करूँ, तो कभी भी अमर्यादित और अशालीन वो नहीं हुए। मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन उन्हीं की पार्टी में जहाँ इस तरह की मत भिन्नता कुछ राज्यों में देखी गई है, वहाँ जिस तरह से ये मसले बहुत अप्रिय विवाद तक पहुंचे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में सब कुछ ठहरा रहा। मन की बात भी कही गई तो इस शालीनता से कि क्या बात है। अभी डिप्टी सीएम उनको बनाया गया है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस बहुत बेहतर कर रही है, और इसी के साथ शैलजा कुमारी जी के आने के बाद और चीज़ें बेहतर होने की तरफ बढ़ रही हैं। तो मुलाकात करिए छत्तीसगढ़ के नवनियुक्त उप मुख्यमंत्री स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव से। सर बहुत स्वागत और बहुत बधाई आपको। धन्यवाद आपको भी। जय वीरू से ही मैं शुरू करता हूं सर। एक सिक्का उसमें धर्मेंद्र के, अमिताभ बच्चन के पास होता था, जिसमें एक ही नतीजा रहता था। आपके लिए भी यही कहा जाता है कि वो सिक्का आप हमेशा अपने पास रहते हैं जिसका नतीजा एक ही रहता है। कहाँ से इतना बड़ा कलेजा लेके चलते हैं आप? सब ठीक है जी। माता पिता ने हर तरीके से बनाया और बड़ा किया, परवरिश दी। सीख तो वहीं से चालू होती है, वहीं से मिलती है जी। और गुरुजन, साथ के लोग जो थोड़ा बहुत पढ़ के जान सके और अपने आप को फिर ढालने का काम जी। ढले ढलाए तो हैं जी जी। माता पिता ने ढाला और फिर थोड़ा बहुत अपने को जिस रूप में बना सकता है आदमी, वही प्रयास रहा। मैंने हमेशा कोशिश किया कि जीवन में एक ऐसा व्यक्ति बनूं। पहले भी बात हुई कि ये आदमी ठीक है, ठीक है। तो बस मन में हमेशा वही रहता था कि मेरा आचरण भी उस योग्य होना चाहिए कि लोग कहें कि नहीं, आदमी ठीक है। तो इसी शैली को लेकर आप आगे बढ़े। जी, मेरा जीवन मैंने जो ढाला माता पिता और सब सामाजिक ढांचे में ढालने वालों की शक्तियों के साथ, वो मैंने अपने आप को उसी रूप में हमेशा देखा। टीएस सिंहदेव साहब, क्या कहेंगे आप उन राजनेताओं से, खासतौर से माफ़ कीजिएगा जो आज की युवा पीढ़ी है, बहुत बेचैन है, बहुत व्यग्र है, बहुत जल्दी टॉप चेयर्स पर पहुंचने की होड़ में लगी रहती है, और दूसरी तरफ हम आपको देखते हैं कि बहुत शालीनता है, ठहराव है, आला कमान से कन्वर्सेशन है, ज़ुबान पर कुछ नहीं है, सब बातें चल रही हैं। क्या कहेंगे उन लोगों से कि ठहरें, रुकें, जिंदगी में सब कुछ कुर्सी ही तो नहीं? एक युवा का या व्यक्ति का उतावलापन जो रहता है जी। इस इच्छा को सकारात्मक रूप में ढालना चाहिए। वाह, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। ये नेगेटिव नहीं है, इसमें भी जैसे हर चीज़ में नेगेटिव पॉजिटिव सकारात्मक नकारात्मक पक्ष हम देख सकते हैं, इसके भी सकारात्मक पहलू को सामने लाने की कोशिश करी। क्यों नहीं कोशिश होनी चाहिए? यूथ है, कोई व्यक्ति है कि कुछ करना चाहे तो वही तो आदमी को और आगे ले जाता है, ड्राइव देता है। नहीं तो आदमी बैठ जाएगा, शिथिल हो जाएगा। और मर्यादा
अपने आप में भी एक पूर्ति है, मर्यादित व्यवहार अपने आप में भी एक बिल्कुल पूर्ति सही है बात और सहायक भी है। कई बार ऐसी परिस्थितियां मेरे सामने भी आई कि आपको नहीं आती राजनीति आपको ले चलते हैं जशपुर, ले चलते हैं दिलीप सिंह जोदेव का, देखिए हाँ रिवॉल्वर साथ में है। मैंने कहा नहीं, काका है, मैं तो उनको बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन अपने अपने तरीके रहते हैं, तो वो भी स्वीकार्य हैं। उनको भी लोग बहुत मानते थे, मेरे को भी लोगों ने काम करने का मौका दिया। मेरे स्वभाव के अनुरूप मेरे को अगर चुनना है तो मैं वैसे ही तरीका काम करने का चुनना चाहूँगा जो अनावश्यक आक्रामक भी ना दिखे मेरे स्वभाव के अनुरूप। मैं अगर द्रविड़ हूं तो सहवाग बनने की क्यों कोशिश करूं? बहुत सुंदर बात है, बहुत खूबसूरत बात है जी। और पेशेंस भी एक चीज है, उसमें धैर्य रखने से एक तो एकाग्रता बनी रहती है। ये नहीं कि द्रविड़ आउट नहीं होंगे, सहवाग आउट हो जाएंगे, लेकिन सहवाग की शैली में अगर जो इच्छा है कुछ करने की, पाने की, उसमें उग्रता को भी हम एक सीमा से ज्यादा जोड़ देते हैं तो आउट होने की संभावना बढ़ जाएगी। बहुत बड़ी बात कही आपने। ये नहीं कि द्रविड़ को भी चौवा छक्का नहीं मारना है, बिल्कुल ठीक है, हाँ। खेल के अनुसार और परिस्थिति के अनुसार वो भी मानना है, पर केवल एक आपने युवाओं को कहा या दूसरे के लिए संदेश, तो ये भी एक टूल है, एक सहायक है। आपका आचरण को कंट्रोल करने की कोशिश करना, एनर्जी है, यूज करिए पॉजिटिवली, नेगेटिव तरफ आपको मत ले जाए। बहुत आपने बहुत अच्छी बात कही। और मैं याद करता हूं कि न सिर्फ क्रिकेट बल्कि सियासत में वो प्लेयर्स जिनके पास धैर्य की एक बहुत अच्छी श्रृंखला है, जो बल्लेबाजी में भी बहुत ज़रूरत मदद करती है और सियासत के मैदान में भी। आप याद कीजिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को, उनका अपना तरीका है। और टीएस बाबा की अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की राजनीति में, तो उन्होंने भी धैर्य की एक ज़बरदस्त श्रृंखला को लेकर वो आगे बढ़ते रहे। सर, सियासत में जो जिस तरह के मसले आते हैं, उन मसलों को लेकर मन में बेचैनी भी होती है, पीड़ा भी होती है, तकलीफ भी होती है, और कई बार ऐसा भी लगता है कि कहाँ जाकर किससे कहा जाए। लेकिन हमने ये भी देखा कि आपने अपनी बात भी कही तो इतनी शालीनता से कही कि उसमें आपके मन की बात भी रही और ना किसी के प्रति नाराजगी थी। मम्मी के साथ, उनके मामा थे मम्मी के, इंटरनेशनल कोर्ट के जस्टिस भी रहे थे, उनके घर हम लोग मिलने के लिए गए थे। शायद मैंने पहले भी एक बार, वो जब तक वो निकल के आ रहे थे, हम लोग कुछ समय बैठे हुए थे, 5-10 मिनट हो गए थे, तो उनके मेंटल पीस पे, फायर प्लेस पे ऐसे जाके देखा क्या क्या चीज़ रखी है। तो एक बहुत छोटी सी, मैंने कहा क्या पुस्तक है, बहुत छोटी सी थी, तो गीता का वो स्वरूप था, तो ऐसे ही मैंने पलटा, तो उस पन्ने पे वो लिखा हुआ मैंने पढ़ा, समभाव। हाँ हाँ, ज्यादा ऊपर न जी, समभाव। हाँ, वो अब एकाएक देखिए ना, कुछ पढ़ने की बात थी ना कुछ कहीं से दीक्षा शिक्षा लेने की बात थी, वो खुल गया पन्ना। तो वो अपने फिर स्वभाव के अनुरूप मुझे लगा कि अच्छा, गीता का ये शब्द, ये मेरे लिए एक मार्गदर्शन हो गया, समभाव। वाह। हाँ, तो फिर जो आपने कहा जीने की शैली में, मैंने उसको भी सतत प्रयास किया कि मैं उस विचार के कितना नजदीक हूं और उसके नजदीक रहना चाहूंगा। तो खुशी में असीमित अनियंत्रित खुशी भी नहीं होनी चाहिए, दुख में, गम में ऐसा भी नहीं डूबना है। तो वो मेरे को लगा कि हाँ, ये थोड़ा अपने लिए भी ठीक ठाक है, अपन भी इसी टाइप। बहुत सुंदर आपने बात कही है, और मुझे लगता है युद्ध क्षेत्र कुरुक्षेत्र ही है जीवन, और यहाँ अगर समभाव यानी दोनों परिस्थितियों में एक जैसा रहने का भाव जितना विकसित हो जाए, उतना आपके लिए जीवन आसान होता है, और आपके लिए संभावनाएं और आपके लिए जो कुछ है, जैसा कृष्ण कहते हैं गीता में कि फल पर आपका नियंत्रण नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन कर्म ही फल की तरफ ले जाता है। तो आपको ध्यान कहाँ देना है? ध्यान कर्म पर देना है, यही संभाव है।
छत्तीसगढ़ की राजनीति की तरफ आता हूँ। बहुत बढ़िया आप लोग काम कर रहे हैं, तमाम चीज़ें आपने हेल्थ मिनिस्टर के तौर पे जो काम किया, सरगुजा में जो चीज़ें हुई वो सारी चर्चा में है। और मुझे लगता है कि कांग्रेस शासित राज्यों में हेल्थ में जो आपका हाट बाजार क्लिनिक है, ये एक बहुत ही नवाचारी, एक ज़बरदस्त प्रयोग है। छत्तीसगढ़ में आप किस तरह देखते हैं? क्या आप दावा करने की स्थिति में है खम ठोक कर कि दूसरी बार फिर कांग्रेस सरकार? ऐसा लग रहा है। आत्मविश्वास होना चाहिए और हम लोग को विश्वास है कि जो काम किए हैं पिछले 4.5 सालों में, उसके आधार पे लोग जरूर दूसरा मौका देंगे। ये सकारात्मक पक्ष हो गया कि काम भी किए हैं। कुछ काम ठीक है, नहीं हो पाए हैं, कुछ कमियां भी होंगी, उससे नकारा नहीं जा सकता। और नकारात्मक जीत का पहलू कि भारतीय जनता पार्टी का मनोबल, मुझे कई बार एक विश्लेषक के रूप में, आपस में आदमी अपने से बात करते ही रहता है, सोचते ही रहता है कि इतना कमजोर टाइप का कैसे भारतीय जनता पार्टी लग रही है। उनमें तो ऊर्जा लगता है, संगठन लगता है, रोज मीटिंग होती है, रोज कुछ ना कुछ प्रशिक्षण होता है, रोज कुछ करने की बात होती है। छत्तीसगढ़ में क्या हो गया? पिछले चुनाव में जो बहुत कम उनकी सीटें आई, अप्रत्याशित रूप से, कांग्रेस की अप्रत्याशित रूप से ज़्यादा, भाजपा की अप्रत्याशित रूप से कम, वो 15 तक सिमट गए थे। 3 टर्म लगातार सत्ता में रहने के बाद उनके मुख्यमंत्री रमन सिंह जी की छवि में कोई बड़े दाग नहीं थे, छीटे वीटे कुछ हों, मैं नहीं कह सकता, कोई उनकी छवि डैमेज नहीं हुई थी, एक एक्सेप्टेबल लीडर थे। उनके सामने एक विकल्प के रूप में अपने आप को प्रस्तुत कर पाना भी छोटी बात नहीं थी। संगठन के प्रमुख हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट के रूप में भूपेश भाई थे। ऊर्जा से, उनमें ऊर्जा है, ऊर्जा से हम लोगों ने काम किया, कई कार्यक्रम चलाए, कई प्रदर्शन किए, कई मुद्दों को उठाने की कोशिश की। घोषणा पत्र हम लोग चुनाव के पहले 1 साल करीब घोषणा पत्र बनाने की प्रक्रिया में लोगों से जुड़ने की कोशिश हम लोगों ने की। और पहल वहाँ तक चली गई कि भारतीय जनता पार्टी, जो मैं भी सोचता था कि बहुत खराब परफॉर्म करेंगे, तो 28-30 सीट तो उनकी आनी चाहिए, आई 28-30 आ ही जाएंगी, 2-3 दूसरे को चली जाती है, 52 से 60 तक कांग्रेस को आ सकती है, ऐसा मन में विश्लेषण था। और मैंने भी नहीं सोचा था कि 68 कांग्रेस की आएंगी और 15 भारतीय जनता पार्टी की आएंगी। तो वो कहीं ना कहीं आज भी उनको लग नहीं रहा है कि हम 45 पार कर सकते हैं, हाफ वे मार्क। वो भाव उनमें दिख रहा है कि एक तरह से पहले ही मान के चल रहे हैं कि हम सरकार में तो नहीं आ सकते। आप क्या देखते हैं कि लंबे समय तक सत्ता में रहने का जो नुकसान आपके लिए, कांग्रेस के लिए कहा गया कि आपको रूलिंग पार्टी की आदत हो गई, क्या बीजेपी भी उसी साइड इफेक्ट का सामना कर रही है जैसे जैसे सत्ता में उसका समय बढ़ रहा है? मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो भाव वहाँ भी हुआ। और कांग्रेस को भी पहले जोड़ा जाता है, बहुत दिनों से थे, अभी फिर कांग्रेस को काम करने का मौका मिला है। अच्छे काम करने के बाद भी ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना चाहिए। कॉन्फिडेंट हम रहें, ओवर कॉन्फिडेंस में आके काम नहीं करना चाहिए, तो अच्छी जीत हो सकती है। आपने रिसेंट पास्ट में कई बार भूपेश बघेल जी को एक लीडर के तौर पर अप्रिशिएट किया और कहा कि उनकी लीडरशिप में हम सरकार बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं। ये भी एक बहुत काबिल लीडर की निशानी है कि आपने तमाम जो चीज़ें, जो अनुमान और जो पूर्वानुमान लगाए गए, उन सब से सेट असाइड करते हुए उनको आपने हमेशा उनको एक लीडर के तौर पर अपने, भले ही उम्र में आपसे छोटे हों, लेकिन आपने हमेशा उनको रेखांकित किया और अप्रिशिएट किया। किस तरह देखते हैं आप भूपेश बघेल साहब की लीडरशिप को? और अब तो 4 महीने 5 महीने बचे हैं चुनाव को। मैं अपने आप को सिंगल्स के खेल में नहीं पाता। राजनीति का क्षेत्र एक टीम गेम है, टीम गेम है, वेरी। और टीम गेम में तालमेल, क्योंकि सिंगल्स है तो आप ही को पूरी कोशिश करनी है, अपनी क्षमता के अनुसार आपको खेलना है। टीम गेम में सबका कंट्रीब्यूशन होता है, वेरी ट्रू। और सामान्य रूप से जो नेगेटिव्स चलन में थे कि इन लोग की बन नहीं रही, खटपट है सीएम के लिए, इनका भी नाम चल रहा है, वो भी बने हुए हैं,
कहीं जय बीरू की जोड़ी में अब जी दरार आ गई है। तो वैसी परिस्थिति में मेरी सोच भी वैसे ही है और मुझे लगता है कि मेरी जिम्मेदारी भी है कि मैं जब टीम के सदस्य के रूप में खेल रहा हूं या तो मैं अलग हो जाऊं, क्या बात है। पर अगर मेरा निर्णय है कि नहीं मैं टीम में रहूंगा, तो चाहे उम्र के लिहाज से या एक जिम्मेदार साथी के लिहाज से मेरी जवाबदारी बनती है कि टीम के हित में मेरे को वातावरण ऐसे बनाने में पहल करनी चाहिए जी। और करना मेरी जवाबदारी है जिसमें लोगों को जो बात आ रही है खटपट ये खत्म शांत हो। इसमें क्या बात, क्योंकि वो टीम क्या को बात, नुकसान वाह, करेगा। वाह, वाह। मैं अपने लिए ही अगर सोच रहा हूं तो फिर मैं टीम मेंबर नहीं हूं। अपने लिए भी सोचो लेकिन टीम के दायरे के अंदर सोचो। तो पहला टीम को स्थापित करो, अच्छी स्थिति में लाओ और फिर परफॉर्मेंस देने की सोचो। टीम ही में बिल्कुल सही बात है। गड़बड़ है तो कहां फिर होगा। तो बाकी बतौर एक लीडर आप कैसे देखते हैं? बढ़िया काम किया उन्होंने, टीम को एनर्जी है, एनर्जी है। उनका जो प्लस पॉइंट है एक एनर्जी है। किस तरह आप देख रहे हैं राष्ट्रीय राजनीति का परिदृश्य और इसी में मध्य प्रदेश का परिदृश्य? यहाँ कमलनाथ जी ने बहुत मेहनत की है और इस बार भी माना जा रहा है कांटे की लड़ाई है। अब तक जो प्री पोल सर्वे आए हैं कांटे की लड़ाई बता रहे हैं। नेशनल सिनेरियो में भी जो सर्वे हमने अब तक देखे हैं वो बता रहे हैं कांग्रेस पिछली बार से आगे बढ़ती हुई दिख रही है। राहुल गांधी जी के लिए उनकी यात्रा ने एक बहुत गेम चेंजिंग करने जैसा सिनेरियो बना। ओवरऑल सिनेरियो मध्य प्रदेश। बिल्कुल आपने सही कहा कि भारत जोड़ो यात्रा तो एक बृहद पद यात्रा थी। उसने राहुल जी की छवि में सकारात्मक परिवर्तन लाया। उनकी एक्सेप्टेबिलिटी कई गुना बढ़ गई। जो प्रचार दुष्प्रचार के माध्यम से बराबर उनको गिराने की कोशिश हो रही थी, कमतर दिखाने की कोशिश होती थी, छोटा दिखाने की कोशिश होती थी, उससे वो उभर गए। इसमें कोई दो बात नहीं है। और राज्य की जहां तक बात है, हम लोग भी थर्मोमीटर लगाते रहते हैं कि अगल बगल क्या हो रहा है जी। तो कभी दिल्ली गए तो वहां कैसा हो रहा है, यहाँ के बारे में कैसा है, और जगह चुनाव होने कैसा है, कर्नाटक में क्या होने वाला है। तो कभी कभी वो सही रीडिंग आती है, अक्सर सही रीडिंग आ जाती है। तो यहाँ का अभी जो फीडबैक मिल रहा है वो कांग्रेस के लिए पॉजिटिव मिल रहा है मध्य प्रदेश का। इसमें पिछले बार भी एक बात थी, 130 सीट के आसपास की बात थी कि कांग्रेस ला सकती है, वो स्थिति नहीं बन पाई थी। इस बार जो फीडबैक मिल रहे हैं, पहले लोग इतना खुल के नहीं कहते थे, जैसे 130 की बात होती कि नहीं कांग्रेस की सरकार आ रही है। इस बार लोग कह रहे हैं, गलत हो सकता है लेकिन हम लोग के पास जो खबर छन छन के आ रही है, पिछली बार से ज्यादा आपको इस बार रिस्पांस दिख रहा है। मुझे लग रहा है कि इस बार लोगों का मन कांग्रेस के लिए ज्यादा बना हुआ है जी। और नेशनल सिनेरियो में भी आपको कुछ परिवर्तन दिखेगा 2024 नेशनल सिनेरियो में 2077 के बाद से जो गठबंधन चालू हुआ, जनता पार्टी अरिथमेटिक पे बनी, गणित पे बनी, कांग्रेस को इतने वोट मिलते हैं, बाकी विपक्ष में जाते हैं, सब एक हो जाओ तो कांग्रेस हार जाएगी। कुछ परिस्थितियां बनी, इमरजेंसी की भी बात थी, वो कांग्रेस को भारी पड़ा। एक होना बाकी सब दलों का वो पॉजिटिव चला गया, कांग्रेस हारी, इंदिरा जी हारी, बट कांग्रेस काफी कांग्रेस के उत्तर भारत में तो 2 ही जीते कांग्रेस के। तब से गठबंधन की राजनीति स्थायी सी हो गई राष्ट्रीय पटल पे। तो भारतीय जनता पार्टी, जनसंघ भारतीय जनता पार्टी, उसमें से जनता पार्टी से निकल के फिर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी बना लिया और एनडीए का स्वरूप ले लिया कुछ और साथियों के साथ में कि अब एनडीए का ले लिया। कांग्रेस अकेली चलती रही कि कांग्रेस लड़ेगी, वो एनडीए है तो हम अलग लड़ेंगे, जो भी एडजस्टमेंट लोकल हो सकता हो ठीक है, लेकिन 542 सीट है तो 542 सीट पे लड़ने का टारगेट लगता था कि कांग्रेस का है कि सब सीट लड़ेंगे। जब वो एनडीए को उसका फायदा होते दिखता गया तो कांग्रेस ने भी चिंतन करके फिर कहा कि नहीं, हम भी फिर कुछ पार्टियों के साथ आते हैं। तब फिर ये जो 40% से कम वोट पाके भी ये नेशनल गवर्नमेंट बना ले जा रहे हैं, इसको हम फिर जवाब दे पाएंगे। तो यूपीए बन गई।
यूपीए में भी हम देख रहे हैं कि एक नंबर हम पार नहीं कर पा रहे हैं। मोदी जी की एक एक्सेप्टेबिलिटी बन गई लीडर के रूप में, राहुल जी की छवि को गिराने की कोशिश होती रही। अब इस पद यात्रा के बाद और मोदी जी को 10 साल देखने के बाद मेरे को लगता है कि बैलेंस थोड़ा सा शिफ्ट हुआ, अंतर ये दोनों में ये कम इंपॉर्टेंट हुआ। बात है। और वो कम होते हुए अंतर में भी ये महसूस किया जा रहा है कि अकेले अकेले दोनों नहीं लड़ रहे हैं। न बीजेपी अपने में लड़ रही है, एनडीए के रूप में लड़ रही है, कुछ लोगों के साथ ही लड़ रही है, और न कांग्रेस अलग से लड़ रही है, यूपीए के स्वरूप में लग रही है। तो क्या यूपीए से बड़ा दायरा हो सकता है? जो लोग यूपीए में हैं उससे बड़ा दायरा नेशनल लेवल पे, जहां रीजनल कन्फ्लिक्ट रीजनल पार्टी और कांग्रेस का भी है, चाहे बंगाल हो जाए, चाहे उड़ीसा हो जाए, चाहे बिहार हो जाए, चाहे झारखंड हो जाए, चाहे तेलंगाना हो जाए, चाहे आंध्रा हो जाए, डीएमके साउथ में है, केरल का हो गया। तो क्या और ऐसे दलों के साथ में मिलके चुनाव लड़ा जा सकता है क्या? तो ये पहल फिलहाल चल रही है। थर्ड फ्रंट की भी बात इस बीच में चली। थर्ड फ्रंट का मतलब फिर डिवीजन ऑफ वोट्स, एनडीए बना रहेगा और जो बाकी विकल्प है वो 10 की जगह 2 में बढ़ जाएगा, तो 10 ही का हिस्सा हो रहा है। तो आप मान रहे हैं कि ये बेनिफिटेड करेगा, इससे लाभ होगा कांग्रेस? गणित है। उसमें देखें कि बीजेपी की क्या स्थिति है। आज वो हिमाचल में नहीं है, आज वो पंजाब में नहीं है, हरियाणा में नेगेटिव आ रहा है, दिल्ली में लोकल गवर्नमेंट में वो नहीं है, राजस्थान गुजरात पूरा उनका है, महाराष्ट्र में उठापटक चल रही है, क्या होगा पता नहीं, मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में नहीं है, केरल में नहीं है, तमिलनाडु में नहीं है, आंध्रा में नहीं है, अब कर्नाटक में नहीं है, तेलंगाना में नहीं है, उड़ीसा में नहीं है, जी बिल्कुल, पश्चिम बंगाल में नहीं है, बिहार में नहीं है, झारखंड में नहीं है, जी जी जी, उत्तर प्रदेश में है, उत्तराखंड में है, उत्तर पूर्वी 25 सीटें हैं, वहां पर हैं। ये इक्वेशन से एक बदल, ये इक्वेशन है। अब इसमें बेस्ट पॉसिबिलिटी जो एनडीए को चुनौती देके दूसरी गवर्नमेंट लाएगी। कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज आ रहे हैं, देश में संविधान बदलने की बातें आ रही हैं, समय समय पर उठती रहती हैं। बुनियादी परिवर्तन देश के ढांचे में करने की जो परिस्थिति दिखती है, ईडी का जिस तरह से इस्तेमाल हो रहा है, पहले सुप्रीम कोर्ट का कमेंट यूपीए की सरकार के समय था, तोता हो गया पिंजरे में, हाँ। तो ये तो बाज कुछ बड़ा स्वरूप हो गया। ये जो गड़बड़ हो रही है, इसमें देश को संतुलन चाहिए। कांग्रेस भाजपा अपनी जगह है, ये ठीक नहीं हो रहा है। तो इसके लिए बहुत लोग चिंतित हैं, बुद्धिजीवी, उच्चतम कोटि के बुद्धिजीवी चिंतित हैं, दलगत राजनीति से। तो आप मानते हैं कि ये भी एक इशू होगा? होना चाहिए ही। जी, बहुत धन्यवाद करता हूं सर आपको। आपसे बात करना हमेशा एक शानदार ट्रीट होती है और आपकी भावी पॉलिटिकल जर्नी के लिए बहुत शुभकामनाएं। ये थे टी.एस. सिंहदेव, डिप्टी सीएम छत्तीसगढ़ के। एक कोट मुझे याद आता है कि संत के जीवन में हमेशा बसंत होता है। इस राजनेता को मैंने जब भी देखा है तो चाहे मौसम पतझड़ का हो या बसंत का ब्लॉसम हो, खिला हुआ हो, वो समभाव जो उन्होंने कहा कि अपने ही परिवार में एक उनको टिप्पणी मिली, तो ये बिल्कुल समभाव में खड़े नजर आते हैं। और गीता में कहा भी गया है, कृष्ण अर्जुन से यही कहते हैं कि हे अर्जुन, श्रेष्ठ मनुष्य वही है जो इस समभाव को साध कर चलता है और तय मानो कि वही मेरा यानी ईश्वर का प्रिय पात्र होता है। खास मुलाकात में इतना ही। अगली बार एक और खास शख्सियत को लेकर मुलाकात करेंगे।